चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अब अपन मेन टॉपिक लीन सिस्टम एंड इनोवेशन का। लीन सिस्टम का सबसे पहला टॉपिक फॉर्मली अपन स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने ऑलरेडी जस्ट लास्ट अपन ने फर्स्ट हाफ में देखा था कि जेआईटी का मतलब जब आपको जरूरत हो तभी आपको प्रोड्यूस करना है, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उतना ही प्रोडक्शन करना है, और जितना प्रोडक्शन के लिए आप बट इट डजंट मीन कि मेरे पास रॉ मटेरियल का स्टॉक नहीं है, मेरे पास फिनिश गुड्स का स्टॉक नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है। एक बेसिक लेवल आप हमेशा रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स का चलते हो, आपके लिए मिनिमम लेवल है, वही आपके लिए मैक्सिमम लेवल है, वही आपके लिए रीऑर्डर लेवल है। और कम होता है परचेज करते हो या प्रोड्यूस करते हो, लेकिन कभी भी बिना डिमांड के ना तो आप प्रोडक्शन करते हो ना ही आप रॉ मटेरियल का परचेज करते हो। दैट इज द बेसिक फंडा बिहाइंड द जस्ट इन टाइम सिस्टम फाउंडेड बाय द टाइची ओनो, फादर ऑफ टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। अब अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा ये थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड ज्यादा है। यहां पे हो सकता है बहुत सारी सिचुएशन में आपको ये मिले कि जेआईटी का मतलब नो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, नो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स। मजबूरी है एज अ सीए फाइनल स्टूडेंट, हमें वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली जो मैंने आपको बताया हूं बेसिक रॉ मटेरियल, बेसिक फिनिश गुड स्टॉक हमारे पास होता है, वही हमारे लिए मिनिमम मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल होता है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर्मली दिस लीन सिस्टम विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक जस्ट इन टाइम सिस्टम। क्या क्या पढ़ना है बेटा पहले जस्ट इन टाइम सिस्टम में, पहले मैं आपको एक बार गाइड कर दूं। सबसे पहले इनिशियल 5 to 10 मिनट्स अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि जेआईटी जो है वो परचेज के लिए लगता है रॉ मटेरियल के लिए, कि या प्रोडक्शन के लिए लगता है, या हम दोनों के लिए लगा सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसके एसेंशियल प्री रिक्विफाइड, मतलब अगर कोई भी कंपनी को जेआईटी इंप्लीमेंट करना है तो उनको इन एरिया पर वर्क करना पड़ेगा, तब जाके वो जेआईटी इंप्लीमेंटेशन के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो दीजिए बेटा अपनी कॉपी में हेडिंग जस्ट इन टाइम सिस्टम। सबसे पहला पॉइंट लिखे just in time system will work on pull system. Just in time system will work on pull system and not on push system, push, and not on push system. It will always work on pull system. पुल का मतलब है जब तक डिमांड क्रिएट नहीं होती है, एक्चुअल डिमांड नॉट द एक्सपेक्टेड डिमांड, जब एक्चुअल डिमांड क्रिएट नहीं होती है तब नहीं करेंगे। जितना डिमांड पुल होगी उतना ही हम करेंगे। ये होता है पुल सिस्टम का मतलब। तो जेआईटी वर्क्स ऑन पुल सिस्टम। सेकेंड पॉइंट लिखे बेटा, जेआईटी कैन बी अप्लाइड फॉर रॉ मटेरियल ओनली, known as JIT purchase. JIT can be applied for raw material only, known as JIT purchase, or for finished goods only, known as JIT production, or both. ठीक है बेटा, चलिए अब डेफिनेशन पढ़िए। डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये CIMA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के द्वारा डेफिनेशन दी गई है। सब कुछ इस डेफिनेशन में आ जाता है इन अ नटशेल कि व्हाट इज जेआईटी सिस्टम। ध्यान से पढ़िएगा, मैं हूं पेज नंबर 80 में। जेआईटी सिस्टम द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस और प्रोक्यूर। अब दो वर्ड आ रहे हैं, मैं इंटेंशनली अभी ये वर्ड जानबूझ के हटा रहा हूं बेटा। अभी आप कुछ भी मत करिएगा ना, मैं पढ़ रहा हूं पहले। जेआईटी सिस्टम ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एफ दे आर रिक्वायर्ड बाय अ कस्टमर रादर देन फॉर स्टॉकिंग पर्पस। ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। यह बोलता है कि आप प्रोड्यूस करिए फिनिश गुड्स, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब कस्टमर ने उसकी डिमांड किया है, कभी भी आपको एक्सपेक्टेड डिमांड के लिए
दैट इज स्टॉकिंग पर्पस के लिए प्रोडक्शन नहीं करना है, दिस इज जेआईटी। तो ये लाइन हमें बताती है कि जेआईटी हम फिनिश गुड्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं कुछ यहां से ये चीजें हटा रहा हूं और अब इसको मैं क्रॉस कर रहा हूं यहां पे। JIT system objective is to procure components. You can call component as raw material supply. There are different names. Whose objective is to procure raw material if they are required for use rather than for stocking purpose. मतलब ये डेफिनेशन मुझे क्लियर कट बताती है कि मेरा जो JIT सिस्टम है ना सिर्फ वो मेरे प्रोडक्शन दैट इज फिनिश गुड्स के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूं, एंड द इंपॉर्टेंट वर्ड इज और, मतलब आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। मतलब मैं चाहूं तो मैं रॉ मटेरियल के लिए जेआईटी सिस्टम इंप्लीमेंट कर सकता हूं, फिनिश गुड्स के लिए नॉन जेआईटी कंटिन्यू करूं। मैं चाहूं तो सिर्फ फिनिश गुड्स के लिए जेआईटी सिस्टम कंटिन्यू कर सकता हूं, नॉन जेआईटी सिस्टम कंटिन्यू करूं मैं किसके लिए, रॉ मटेरियल के लिए। मैं चाहूं तो दोनों ही एरिया पर एक साथ में जस्ट इन टाइम सिस्टम लगा सकता हूं। तो देखिए कितने इंपॉर्टेंट वर्ड्स है बेटा। हमेशा बच्चों को एक कंप्लेन होती है आईसीआई से कि थ्योरेटिकल पेपर में पूरे नंबर क्यों नहीं मिलते। पूरे नंबर इसलिए नहीं मिलते, अपन पढ़ते तो पूरा है बेटा, लेकिन उसके जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है अगर अपन ने उसको ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत है। जैसे अगर आप प्रोड्यूस लिख रहे हो तो आपको प्रोडक्ट लिखना पड़ेगा, आपको कस्टमर लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप प्रोक्यूर लिख रहे हो तो फिर आपको उसके साथ कंपोनेंट और आपको उसके बाद यूज लिखना पड़ेगा, तब जाके सामने वाला आपको पूरे पूरे नंबर देगा। ठीक है, तो जेआईटी सिस्टम इज टू प्रोड्यूस or procure product or component if they are required by a customer or for use rather than for stocking purpose. Clear हुआ यहां तक? आगे बढ़ते हैं। JIT system works on pull system which responds to demand. JIT system works on pull system which responds to demand in contrast to a push system. तो आगे कंटिन्यू कर रहा है कि जो हमारा JIT system है that will work only and only under the pull system. मतलब जब तक मेरी एक्चुअल डिमांड क्रिएट नहीं होगी ना ही मैं प्रोडक्शन करूंगा ना ही मैं रॉ मटेरियल परचेस करूंगा। रादर देन कंपैरिजन कर रहा है एक पुश सिस्टम से जिसमें हमारे पास हमेशा बफर रहता है बिटवीन द एलिमेंट ऑफ परचेजिंग, प्रोडक्शन एंड सेल। ठीक है, तो एक बार वापस बेटा बिना देखे अपन बोल सकते हैं, लैंग्वेज को बिल्कुल बोला जा सकता है। सबसे पहले जेआईटी क्या है वो ये बता रहा है। जेआईटी सिस्टम ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट if they are required for use by customer. JIT system is to procure component if they are required for use rather than for stocking purpose. तो ये लाइन अपन कम्युनिकेट कर दो पहले, फिर आप उसको बताइए जो आपका JIT सिस्टम है it will work under the pull system rather than the push system, in which push system में क्या होता है, हमेशा हम स्टॉक का बफर रखते हैं बिटवीन परचेजिंग, प्रोडक्शन एंड सेल। ठीक है, तो लिखिए कॉपी में डेफिनेशन एज पर CIMA, डेफिनेशन एज पर CIMA चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट के हिसाब से क्या डेफिनेशन है वो आप लिखे यहां पे, डैश करके लिखे बेटा। दिस डेफिनेशन हैज टू पार्ट्स, दिस डेफिनेशन हैज टू पार्ट्स। नेक्स्ट लाइन में लिखे पार्ट नंबर 1, the objective is to procure component if they are required for use or to produce product if they are required by customer, or to produce product if they are required by customer rather than for stocking purpose, rather than for stocking purpose। ये हुआ उसका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट लिखिए पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2, JIT works on pull system
JIT works on pull system, comma, which respond to actual demand. अंडरलाइन कीजिएगा बेटा, which respond to actual demand rather than the push system, which respond to expected demand, तो बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी। जब भी आपको जेआईटी पूछेगा बेटा, ये डेफिनेशन आपको एज इट इज प्रोड्यूस करना है। टेक्निकल डेफिनेशन है, टेक्निकल वर्ड के साथ आपको इसको रिप्रोड्यूस करना है। ठीक है, चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। इसमें ये समझाया बेटा पुश मॉडल क्या होता है, पुल मॉडल क्या होता है, ऑलरेडी अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब एक बहुत बहुत इसमें सब टॉपिक चालू कर, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक चालू करते हैं अपन, एंड दैट इज व्हाट आर द प्री इंस्टॉलेशन ऑफ जेआईटी सिस्टम। मतलब किन किन एरिया पर हमें वर्क करना पड़े ताकि हम जेआईटी को इंप्लीमेंट कर पाए। ये जेआईटी इंप्लीमेंट करने की प्री रिक्विसाइट है, उसके पहले हेडिंग दीजिए आप अपनी कॉपी में, prerequisite for successful installation of JIT. Prerequisite for successful installation of JIT. इसमें लिखे बेटा आप ब्रैकेट में हिंदी में लिखे, JIT इंप्लीमेंट करने से पहले कॉमा हमें किन किन एरिया पर वर्क करना पड़ेगा। जेआईटी इंप्लीमेंट करने से पहले हमें किन किन एरिया पर वर्क करना पड़ेगा, कॉमा सो दैट हम सक्सेस जेआईटी इंप्लीमेंट कर पाए, सो दैट हम सक्सेसफुली जेआईटी इंप्लीमेंट कर पाए। चलिए बेटा स्टार्ट करूं तो देखिए, टोटल यहां पे 5 से 6 पॉइंट आपके पास अवेलेबल है जिन पर आपको वर्क करना पड़ेगा, तब जेआईटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट है सप्लायर के साथ आपको क्या क्या डील करना पड़ेगा, ऐसे सप्लायर आपके वेंडर लिस्ट में होना चाहिए, ये अपन डिस्कशन करेंगे। सेकेंड डिस्कशन हमें करना है यहाँ पे सेटअप टाइम से रिलेटेड, मशीन के सेटअप टाइम से रिलेटेड। थर्ड डिस्कशन हम करेंगे मशीन में कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से होना चाहिए जब भी डिमांड आपकी पुल होगी। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वर्कफोर्स डेवलपमेंट, आपको ह्यूमन को किस प्रकार से एम्पावर्ड करना पड़ेगा ताकि वो जेआईटी सिस्टम के लिए रेडी हो जाए, स्किलफुल हो जाए। फिर कुछ वेरिएंस और कुछ अकाउंटिंग सिस्टम में आपको थोड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे, तब जाके आप सक्सेसफुली जेआईटी को इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो एक के नीचे एक पॉइंट लिखे बेटा, फिर डिटेल तो आपके नोट्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, अपन चाहेंगे वहां पे अपन समय अपना बचाएंगे, वो चीज अपन ना लिख के वो सीधा नोट से अपन पढ़ेंगे। सबसे पहला लिखे आप, द फॉलोइंग एरिया will require the following will require the changes to implement JIT. The following area will require the changes to implement JIT. इसमें लिखे एक के नीचे एक लिखना है बेटा पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट लिखे सप्लायर, सप्लायर। सेकेंड पॉइंट लिखे सेटअप टाइम, सप्लायर, सेटअप टाइम। थर्ड पॉइंट लिखे बेटा नेक्स्ट लाइन में, एक एक लाइन में लिखेगा कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन, पॉइंट कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन्स। पॉइंट नंबर 4 लिखिए
कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन। पॉइंट नंबर 4, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, वर्कफोर्स डेवलपमेंट। अब ये दो पॉइंट बहुत जनरल पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 आई थिंक, वेरिएंस एनालिसिस, वेरिएंस एनालिसिस। एंड द लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 इज अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट अगर इन 6 में से मैं आपको बताऊं, जिसके बिना कोई भी बंदा जेआईटी को इमेजिन भी नहीं कर सकता, वो है सप्लायर और आपका वर्कफोर्स डेवलपमेंट। ये दो ऐसे एरिया है जिन पर अगर आपके द्वारा प्रॉपर वर्क नहीं के, वो आपको कुछ देगा, मतलब वो डिसएडवांटेज इंप्लीमेंट कर दिया। परफेक्टली ऑन दिस टू एरिया, द वेरी फर्स्ट वन इज, सेकेंड वन इज वर्कफोर्स डेवलपमेंट। में सबसे पहला पॉइंट सप्लायर। सबसे पहले जो आज की आपके पास लिस्ट है ना वेंडर की, आपको उसको वापस से री एनालाइज करना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट बोल रहा हूं, लिखेगा बिल्कुल मत बेटा, नोट्स में मैं आपको पूरा बता दूंगा मैंने जो जो बोला हूं वो कहां कहां पे दिया है विद स्टैंडर्ड लैंग्वेज। ध्यान आप सिर्फ समझ लग। हमें अब ऐसे सप्लायर चाहिए जो हमारी टर्म पर हमारे लिए वर्क करे, मतलब जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर बोले उस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो हमें डिलीवरी दे, जितनी क्वांटिटी हम बोले उतनी क्वांटिटी वो हमें दे, जो क्वालिटी हम उन्हें बोले वो क्वालिटी हमें सप्लाई करे। सिर्फ को अपनी वेंडर लिस्ट में रखना पड़ेगा। तो ये नहीं कर पा रहा अभी ऑन पेपर, ऐसे सप्लायर आपकी लिस्ट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि वो सप्लायर आपको जेआईटी में सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो हमें ऐसे सप्लायर चाहिए जो हमारी क्वांटिटी, हमारा टाइम, हमारी क्वालिटी हमें डिलीवर कर पाए। तो पहला पॉइंट यही है, इट रिसीव्स मटेरियल स्पेयर पार्ट फ्रॉम इट्स सप्लायर ऑन द एग्जैक्ट डेट and at the exact time with the specified quality when they are required। सर ऐसे तो कोई वर्क ही नहीं करेगा हमारे साथ। नहीं, ऐसा नहीं है बेटा। जेआईटी जो ये कोई छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन नहीं लगा सकती, लेट इट बी वेरी क्लियर। अभी सप्लायर में ही ऐसा लग रहा है, जब आप अभी कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन में जाएंगे तो और कंफर्म हो जाएगा, जेआईटी कोई छोटा बिजनेसमैन इंप्लीमेंट नहीं कर सकता। जेआईटी इंप्लीमेंट कर सकता है जो बिग बिजनेस टाइकॉन है वो, या मिड साइज ऑर्गेनाइजेशन है वो, कुछ लेवल तक जेआईटी इंप्लीमेंट कर सकती है। बिजनेसमैन कभी भी जेआईटी इंप्लीमेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब अभी आप ये शुरुआत की 4 प्री रिक्विफाइड देखेंगे, वहीं से आपको क्लियर हो जाएगा कि 4 प्री रिक्विफाइड एक छोटा बिजनेसमैन फुलफिल नहीं कर पाएगा। अपन बात करते हैं मारुति की, अपन बात करते हैं डीमार्ट की, बात करते हैं रिलायंस रेलवे की। कंपनी सप्लायर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली बेटा आपको पता है, अगर मारुति कंपनी को सपोज आपको नट एंड बोल्ट या टायर ही सप्लाई करने हैं, तो मारुति कंपनी अगर साल भर में 2 लाख कार्स बेचेगी तो उसको 10 लाख टायर्स की जरूरत है। तो आपको पता है मेरा ये जो कस्टमर है ये पूरे मेरे बिजनेस वॉल्यूम का 80, 90, 100% बिलोंग करता है। तो भाई मुझे उसके टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से चलना पड़ेगा, मैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं लगा सकता। तो लगता जरूर है प्रैक्टिकल बेटा, अगर आप अपने सप्लायर को बहुत वॉल्यूम, तो बिल्कुल आपकी क्वालिटी, आपके टाइम पर आप जितनी क्वांटिटी बोलोगे उतनी क्वांटिटी वो आपको डिलीवर करेगा। और जो ये नहीं कर पा रहा है, ऐसे सप्लायर को आप अपने लिस्ट से बाहर कर दीजिए। ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट इसमें जो है, वो सप्लायर हमारे स्टोर में जब हम बोले तब हमें वो डिलीवर करे, और एक बार हमारी तसल्ली के लिए हमारा इंजीनियरिंग स्टाफ सप्लायर के लोकेशन पे जाएगा, चेक करेगा क्या उनके पास वो मैकेनिज्म अवेलेबल है, हमारे टाइम पर डिलीवर कर पाए, हमारे द्वारा बताई गई क्वालिटी ही हमें दे पाए। अगर नहीं, लेकिन आपको लगता है इसके पास पोटेंशियल है, तो आप उसको इंजीनियरिंग सपोर्ट देंगे ताकि वो पहले से अपने आप को मॉडिफाई कर दे। एक बार वो सप्लायर सिलेक्ट हो गया
तो फिर हमें सप्लाई में कोई भी इश्यू नहीं चाहिए। फिर कुछ टेक्नोलॉजी का आपको यहां पे हेल्प लेना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है इसमें, कुछ टेक्नोलॉजी की हेल्प लेना पड़ेगा। एक सिस्टम उन्होंने बताया ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। आज की तारीख में बेटा सभी में टैग होते हैं, बारकोड होते हैं। तो जैसे ही मेरा स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल इशू करेगा, किसको? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, तो जब वो बारकोड से स्कैन करेगा ना, उसी समय रियल टाइम पे इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है सप्लायर के पास कि इतना मटेरियल आज कंज्यूम हो चुका है। तो बिना कोई फर्दर इंफॉर्मेशन के उतनी क्वांटिटी आपका सप्लायर आपके स्टोर में डिस्पैच करा देता है। वापस रिपीट करता हूं बेटा, नॉर्मली क्या प्रोसीजर होती है परचेज की? जब भी स्टोर का रीऑर्डर लेवल आता है, स्टोर डिपार्टमेंट इंटीमेट करता है परचेज डिपार्टमेंट को। परचेज डिपार्टमेंट फिर डिफरेंट सप्लायर से कोटेशन, फिर उन कोटेशन पे कोटेशन सेलेक्ट करता है और फिर फाइनल परचेज ऑर्डर प्लेस करता है। कितना लेंदी प्रोसीजर आप देखिए। स्टोर डिपार्टमेंट रीऑर्डर लेवल पर इंटीमेट करेगा परचेज डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट कोटेशन बुलाएगा, कोटेशन को एनालाइज किया जाएगा, एक कोटेशन फाइनलाइज करके परचेज ऑर्डर प्लेस किया जाएगा। यह सिस्टम जेआईटी में नहीं चलेगा। आपको जेआईटी में कंप्यूटराइजेशन करना ही होगा, जिसमें एक सिस्टम है डेटा इंटरचेंज। इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज में क्या होता है वापस समझिए। जैसे ही मेरा स्टोर डिपार्टमेंट मटेरियल इशू करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, बारकोड से स्कैन करेगा, हमारा सिस्टम स्टोर का लिंक रहेगा हमारे सप्लायर के साथ। रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन पहुंचेगी हमारे सप्लायर के, हमारा इतना मटेरियल हम कंज्यूम हुआ है, इश्यू होना मतलब कंज्यूम हुआ है, तो बिना कोई फर्दर इंफॉर्मेशन के उतनी क्वांटिटी, जो भी टाइम पीरियड उसको पहले से प्री डिसाइडेड है, उतने टाइम पीरियड में वो आपके स्टोर डिपार्टमेंट को मटेरियल डिलीवर करेगा। ये सिस्टम आपको यहां पर डेवलप करना पड़ेगा। और होता क्या था, अभी तक आप लॉट में परचेज करते थे, अब ऐसा नहीं होगा। आपको अगर 50 क्वांटिटी चाहिए तो सप्लायर आपको आज 50 क्वांटिटी डिलीवर करेगा। आपको आज 200 क्वांटिटी चाहिए तो वो 200 क्वांटिटी डिलीवर करेगा। दूसरे शब्दों में जेआईटी में ऑर्डर साइज का मतलब एक बार में हम कितनी क्वांटिटी ऑर्डर करते हैं। जेआईटी में ऑर्डर साइज कभी भी फिक्स नहीं होता है, यह डेली बेसिस पर चेंज होगा, हर परचेस ऑर्डर पर चेंज होगा जो ईडीआई के थ्रू जाएगा। कभी वो स्मॉल क्वांटिटी भी हो सकती है, कभी वो लार्ज क्वांटिटी भी हो सकती है, डिपेंडिंग कितनी डिमांड पुल हुई है, उस डिमांड के प्रोडक्शन के लिए हमें कितना कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल करना है। तो लेट्स रिकॉल ऑल द पॉइंट बेटा सप्लायर का। पहली बात, हमें ऐसे सप्लायर चाहिए जो हमारी टर्म्स है हमारे टाइम पर, हमारी दूसरी टर्म्स है हमारी क्वालिटी, तीसरी कंडीशन है हमारी क्वांटिटी। ये तीनों चीजें जो फुलफिल करे वही हमारी लिस्ट में रहेगा, बाकी तो बाहर कर दीजिए। फिर आप अपना इंजीनियरिंग स्टाफ भेजिए इन सप्लायर के पास जहां पर आपको डाउट है कि क्या वो ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर पाएंगे। ऑन पेपर तो उन्होंने बोला है, तो अगर आपको के पास पोटेंशियल है तो इंप्रूवमेंट की कोई गुंजाइश है तो आप वहां पे इंप्रूवमेंट कराइए अपने इंजीनियरिंग स्टाफ के द्वारा। एंड लास्ट, ये जो परचेज डिपार्टमेंट के थ्रू परचेज ऑर्डर प्लेस होते थे, गॉन आर द डेज, वो नॉन जेआईटी में अभी भी चलता है। जेआईटी में आपको आपके स्टोर डिपार्टमेंट के कंप्यूटर सिस्टम को लिंक करना पड़ेगा सप्लायर के कंप्यूटर सिस्टम के साथ, कि जैसे ही स्टोर डिपार्टमेंट ने रॉ मटेरियल इशू किया वो बारकोड में आ जाएगा। तो जैसे ही इशू किया, रियल टाइम पर इंफॉर्मेशन मिल जाए हमारे सप्लायर को कि भैया इतना मटेरियल यहां पे आज कंज्यूम, तो हमें इतनी यूनिट डिलीवर करना है। यही कंसेप्ट ताइची उन्होंने सुपर अपने टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में लगाया था, और आज वो लीडर है इस सिस्टम में, लीन सिस्टम की अगर अपन बात करेंगे तो। ठीक है बेटा, चलिए मैं आपको 2 मिनट्स देता हूं। पेज नंबर 81 निकालिए। पेज नंबर 81 में ये जो चीजें आपको दिया है सप्लायर के बारे में, एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको कुछ अपनी लैंग्वेज में लिखना है तो वो भी लिख दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। कोई जल्दी नहीं है बेटा, स्टेप बाय स्टेप चलना है। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जस्ट इन टाइम। इवन जब आपके कंसेप्ट हो जाएंगे थ्योरेटिकल कंसेप्ट, तो प्रैक्टिकल भी जब आप देखेंगे तो इसमें अच्छा खासा लेवल है। तो मेहनत करना है एंड विद द प्रॉपर डेडिकेटेड वे। तो मैं 2 मिनट्स देता हूं आपको। इन 2 मिनट्स में आप एक बार पेज नंबर 81 में जो सप्लायर का पॉइंट है उसको एक बार रीड आउट कीजिए बेटा।
चलिए बेटा, पढ़ लिया आपने इसको। अब अपन आगे बढ़ते हैं इसके सेकंड टॉपिक में, एंड दैट इज सेटअप टाइम। ठीक है, सेटअप टाइम, पहले तो सेटअप टाइम क्या होता है आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। एक बार ये फंडा आया था जब अपन ने स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत पुरानी बात हो चुकी है, मुझे लगता है भूल चुके होंगे, तो बनता है वापस से रिवाइज करने का। सेटअप टाइम का मतलब होता है जब कंप्लीट होती यूनिट्स हो सकती है, एक यूनिट कंप्लीट होती है, और जब आप दूसरी बैच स्टार्ट करते हो तो इन दोनों बैच के बीच में जो आप नेसेसरी फॉर्मेलिटीज करते हो अपनी मशीन में, दैट इज नोन एज सेटअप टाइम। एक बैच के कंप्लीट होने पर जब दूसरी बैच करते हो तो जो आप फॉर्मेलिटीज करते हो मशीन पे, दैट विल बी अ सेटअप टाइम। एक बेस्ट को चैप्टर नंबर 10 में भी दिया था, यहां पे भी वो एग्जांपल देना चाहूंगा, और वो है एयरलाइंस का। इंदौर से मुंबई वो प्लेन लैंड किया, मान के चलिए 10 लैंड किया है, उसी प्लेन को वापस मुंबई के लिए टेक ऑफ करना है, लेकिन आपको पता है वो तुरंत 10 बजे टेक ऑफ नहीं कर सकता। रीजन है, पैसेंजर डी बोर्ड होंगे जो प्लेन में अभी है, उनके लगेज डी बोर्ड होंगे, फिर नेसेसरी पेपर फॉर्मेलिटीज की जाएगी, फ्यूल फिलअप किया जाएगा, फिर जो पैसेंजर मुंबई से इंदौर से मुंबई जाना चाहते हैं वो बोर्ड होंगे, फॉर्मेलिटीज पूरी कंप्लीट होगी। इट विल मिनिमम टेक 30 मिनट। ये जो 30 मिनट है, दिस इज नोन एज सेटअप टाइम। एक बार प्लेन अगर लैंड किया तो वापस से फ्लाई करने के लिए उसको कितना मिनिमम से मिनिमम समय लगेगा, दैट इज नोन एज सेटअप टाइम। अब नॉन जेआईटी में क्या होता था, ये सेटअप टाइम लेंदी होते थे। जितना ज्यादा लेंदी होता था सेटअप टाइम, उतनी ज्यादा आपकी सेटअप इनकर्ड होती थी। तो आप जनरली क्या करते थे, सेटअप कॉस्ट इज अ टाइप ऑफ फिक्स कॉस्ट। तो इस फिक्स कॉस्ट को सेव करने के लिए आप एक काम करते थे कि जो भी आपका प्रोडक्शन है, बैच है, उस बैच में आप मैक्सिमम यूनिट्स बनाने की कोशिश करते थे। तो एक बैच में 1000 यूनिट बन सकती है। आपकी डिमांड हो या ना हो, आपको पता है अगर एक बार हमने सेटअप किया तो सपोज 25,000 रुपए का खर्चा आ रहा है, अपने मन से लिया बेटा, 25,000 रुपए का खर्चा आ रहा है एक बार के सेटअप पर। अब एक बिजनेसमैन की सोच क्या बोलती है, यार इस बैच में मैं 1000 यूनिट बना सकता हूं, 1000 यूनिट बना रहा हूं, मेरी सेटअप कॉस्ट 25,000 है। अगर मैं उसका जस्ट हाफ प्रोडक्शन कर रहा हूं 500 यूनिट, तो भी मेरी सेटअप कॉस्ट 25,000 है। मैं कम प्रोडक्शन कर रहा हूं बैच में, तो भी मेरी सेटअप कॉस्ट 25,000 है। तो उसकी कोशिश क्या होती थी, उस बैच में ज्यादा से ज्यादा यूनिट बना लेना, ताकि सेटअप कॉस्ट टोटल में तो सेम रहेगी, लेकिन पर यूनिट में वो रिड्यूस हो जाएगी। अगर 25,000 डिवाइडेड बाय 1000 यूनिट बनाऊंगा, मेरी सेटअप कॉस्ट कम आएगी। उस 1000, उसी बैच में मैं अगर उसकी हाफ कैपेसिटी ही यूटिलाइज करूं तो 25,000 डिवाइडेड बाय 500 आएगा। तो नॉन जेआईटी में बंदे की सोच होती थी कि यार अपन एक्सपेक्टेड डिमांड के लिए बना ही रहे ना, तो जब भी हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम उस बैच में मैक्सिमम यूनिट बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जेआईटी में ये सिस्टम वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? ये जो सिस्टम है ये एक्सपेक्टेड डिमांड के ऊपर चल रहा था कि चलो कोई ना, अपन 1000 यूनिट बना लेते, स्टॉक पे रख देंगे। जबकि जेआईटी स्ट्रिक्टली वर्क करता है, जब डिमांड पुल होगी तभी प्रोडक्शन करना। जितनी डिमांड पुल हुई है उतना ही प्रोडक्शन करना है, ना कम ना ज्यादा। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बैच में अगर ऑर्डर हमें 160 यूनिट का आया तो 160 यूनिट ही बनेगी उस बैच में, चाहे उसकी कैपेसिटी 1000 हो। अगर 900 यूनिट के लिए आया तो हम लालच नहीं करेंगे कि यार इस बैच में 1000 यूनिट बना सकते हैं ना। जितनी डिमांड पुल हुई है उतना ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। तो सेटअप टाइम पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। अगर सेम सेटअप टाइम कंटिन्यू रहा तो कहीं ना कहीं फिर आपकी कॉस्ट भी बढ़ेगी और कस्टमर को जो टाइम है वो भी तरीका दिया गया है ऑथर के द्वारा, ताइची ओनो के द्वारा। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरी सेटअप की एक वीडियोग्राफी करना पड़ेगा। यस, यू हर्ड इट राइट, पूरे सेटअप प्रोसेस की आपको एक वीडियोग्राफी करना पड़ेगा। जब वो वीडियोग्राफी हो जाएगी तो आपका जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ, वो बार बार उस वीडियो टेप को देखेगा।
जब बार बार वो वीडियो टेप को देखेगा तो ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा कि इस पूरी प्रोसेस में कौन कौन सी एक्टिविटी है, कौन कौन सी एक्टिविटी है जो मेरे लिए अननेसेसरी है, या कौन कौन सी एक्टिविटी है जो मैं कंबाइन कर सकता हूं, कौन कौन सी एक्टिविटी है जो मैं एलिमिनेट कर सकता हूं। बार बार आपको इस वीडियो टेप को देखना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी लाइन दिया है, आफ्टर अ नंबर ऑफ इटरेशन, इटरेशन मतलब ट्रायल एंड एरर, आफ्टर अ नंबर ऑफ इटरेशन योर सेटअप टाइम अर्लियर इन आवर्स विल नाउ बी मिनट्स। लेकिन वो मेहनत करना पड़ेगा कि अपनी पूरी सेटअप प्रोसेस में ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसको एलिमिनेट कर दिया जाए, कौन कौन सी एक्टिविटी है जिसको मर्ज कर दिया जाए, वो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जैसे एयरलाइंस में अगर आप देखते थे बेटा, अगर मैं ज्यादा पुरानी बात नहीं करूं, 2-3 साल पहले की भी बात करूं ना, तो मिनिमम 45 मिनट्स टू 1 आवर लगता था प्लेन लैंड हुआ उसके बाद करने में। की तारीख में 30 मिनट्स में प्रोसीजर कंप्लीट हो जाती है। आपने ये चीज एक्सपीरियंस किया होगा, मैं बताता हूं आपको कि होता है ना, वो जो एयरोस्टेफ होते हैं वो खुद ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर आप दे दीजिए, डीबोर्ड होगा तो जल्दी फ्लाई करने में हमें मदद मिलेगी, और सभी वेल मैनर्ड होते हैं, आप कोऑपरेट करते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज आपने देखा होगा कि सबसे पहले जब बोर्डिंग स्टार्ट होती है ना, तो वो स्टार्ट होती है रो 21 टू, सबसे पहले वाला भी उसी क्यू में लगा है, रो 7 वाला भी उसी क्यू में लगा है, 23 वाला भी उसी क्यू में लगा है। अब रो 1 वाला पहले लगा रखेगा नहीं कबर्ड में, तब तक वो अपनी सीट ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जिसके कारण वो क्यू फिर वेटिंग टाइम में कन्वर्ट हो जाती थी। लेकिन अब आपने एक स्टाइल क्या किया एयरलाइंस कंपनी ने, सबसे पहले वो बोर्डिंग स्टार्ट करते लास्ट रो की, फिर वो स्टार्ट करते 11 से 21 की, ताकि जो वेटिंग टाइम होता था क्यू बन जाती, भी एक्स्ट्रा टाइम लिया तो वो अब आपका मिनिमाइज हो चुका है। अगर एक्स्ट्रा टाइम भी ले रहा है तो बोर्डिंग ऑफ 12th रो सपोज, उसके टाइम पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो एक स्मूथ। तो बार बार ये चीजें अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे इन सब चीजों से डेफिनेटली बेनिफिट होता ही होता है। फिर जो टैग होता था बैग में उसको हटाया गया, वहां पे कहीं ना कहीं आपका समय बचता है, जिससे आपका स्पीड मूवमेंट होता है। ये सब चीजें, बारकोड यूज किए जाते हैं आजकल, बारकोड स्कैनर, जिसके द्वारा मैन्युअली आपको कुछ भी एंट्री ना करना पड़े, बहुत इजीली आपकी स्मूथ बोर्डिंग हो जाए, समय भी बचे और कस्टमर एक्सपीरियंस भी बढ़ता है। तो दिस इज अबाउट सेटअप टाइम। तो सेटअप टाइम मतलब क्लियर है बेटा, एक बैच के कंप्लीट होने पर स्टार्ट करने के लिए जो भी हम नेसेसरी फॉर्मेलिटीज करते हैं, दैट इज नोन एज सेटअप। क्लियर, नॉन जेआईटी में ये होता था एक प्रकार से फिक्स कॉस्ट है, तो आप उस बैच में ज्यादा से ज्यादा यूनिट बनाना चाहते थे ताकि आपकी यूनिट कम आए। पैटर्न आपका नहीं चलेगा जेआईटी सिस्टम में, क्योंकि जेआईटी सिस्टम में बैच प्रोडक्शन नहीं होता है। यहां पे जितनी यूनिट कस्टमर ने पुल किया है हम उतनी ही यूनिट बनाएंगे, चाहे उस बैच में ज्यादा यूनिट बनाई जा सकती थी, हमें नहीं बनाना है। हमें एक्चुअल डिमांड, नॉट द एक्सपेक्टेड डिमांड, हमें एक्चुअल डिमांड के अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन करना है। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, कम कर देंगे तो फिर आपके क्लाइंट को भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि यार ठीक है यार चलो यूनिट बन रही है लेकिन खर्चा भी लग रहा है सेटअप टाइम का। और सेटअप टाइम आप कैसे कम करेंगे, आप पूरी प्रोसेस की आएंगे आफ्टर नंबर ऑफ इटरेशन, बार बार उस वीडियो टेप को आप देखेंगे और आइडेंटिफाई करेंगे, वो प्रोसेस मर्ज करेंगे ताकि वही क्वालिटी, इवन इंप्रूव्ड क्वालिटी आप कम सेटअप टाइम में कंप्लीट कर पाए। ठीक है बेटा, तो ये एक बार इसको पढ़िए आप, पेज नंबर 81 और 82 में दिया है, और इसकी लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट अनयूजुअल आफ्टर अ नंबर ऑफ इटरेशन दैट द सेटअप टाइम अर्लियर इन आवर्स इज नाउ इन मिनट्स, सेटअप टाइम अर्लियर इन मिनट्स नाउ इन सेकेंड्स, है ना। तो एक बार अच्छे से पढ़िए, फिर मैं आपको 2 मिनट देना चाहूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी आप समझ गए तो बहुत समय तक फिर आप इसको रिटेन कर पाएंगे।
चलिए बेटा, पढ़ लिया आपने इसको। अब अपन बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जरा ध्यान समझिएगा। कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन, ने दो टाइप के वेस्ट अभी तक समझा है। दो वेस्ट पर ज्यादा फोकस करता है, एंड दो टू वेस्ट आर वेटिंग टाइम एंड मूवमेंट टाइम। है फास्ट है, में से एक प्रोसेस को वेट करना पड़ता है ताकि उसे इनपुट मिले, तब जाके वो उसको प्रोसेस कर पाए। दूसरा मूवमेंट, पीपल और इक्विपमेंट मूविंग अननेसेसरीली देन व्हाट इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द प्रोसेस। इन दोनों टाइप ऑफ वेस्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करता है ये आपका थर्ड पॉइंट, जो प्री रिक्विफाइड है फॉर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ जीआईटी सिस्टम, एंड द नेम इज कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन। पहले पढ़ लेते, फिर मैं आपको समझाता हूं। इसमें दो टेक्निक अवेलेबल है, एक है कैनबेन कार्ड, कानबान कार्ड भी बोलते हैं कोई कोई, अपन कैनबेन कार्ड बोलेंगे इसको। एंड सेकंड है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, जो बहुत बढ़िया टेक्निक है, जिसके द्वारा आप अपने दोनों वेस्ट पर बहुत हद तक एलिमिनेशन कर सकते हो। पूरा एलिमिनेट नहीं हो पाएगा, लेकिन टू अ मेजॉरिटी एक्सटेंट आप इन पर वर्क कर सकते हो, मूवमेंट टाइम एंड वेटिंग टाइम। चलिए पहले इसको दो पैरा को पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको टेक्निक समझाता हूं। In most of the company, there is a large difference between the operating speed of different machine. और बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है बेटा, अगर आपके पास मशीन अलग अलग है, मशीन ऑपरेटर अलग अलग है, हर मशीन की अपनी कैपेसिटी पर आवर अलग अलग होगी, बंदे जो उसको ऑपरेट करेंगे उनकी एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस अलग अलग होगी। दैट वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री बिल्डअप इन फ्रंट ऑफ द स्लोएस्ट वन, जो बहुत धीरे 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 काम करेंगे, उनके पास WIP जमा होते जाएगा, क्योंकि उनकी स्पीड ही नहीं है उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने की। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब वेटिंग टाइम है यहां पे। फिर नॉट द दिस क्रिएट एन एक्सेसिव क्वांटिटी ऑफ WIP इन्वेंट्री, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बट डिफेक्टिव पार्ट प्रोड्यूस्ड बाय एन अपस्ट्रीम मशीन may not be discovered until the next downstream machine operator work through his way through a pile of WIP and finds them. सिंपल भाषा में, अभी बहुत एक टेक्निकल डेफिनेशन उन्होंने वर्ड्स उन्होंने यूज किया, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपन अभी इस पे नहीं जाना चाहते, अपन वो कैनबेन कार्ड में समझेंगे कि व्हाट इज अपस्ट्रीम मशीन एंड व्हाट इज डाउनस्ट्रीम मशीन। तो अभी आप सिंपली समझिए, ना सिर्फ ये आपका एक्टिविटी आपका WIP क्रिएट करता है, कि WIP में अगर कोई डिफेक्टिव है पिछली प्रोसेस के द्वारा, तो वो आपको तब पता लगेगा जब बहुत सारे यूनिट पिछली प्रोसेस ने बना चुका होगा। तब जब वो यूनिट उसको प्रोसेस करेगा नया डिपार्टमेंट, तब वो आइडेंटिफाई हो पाएगा कि यार इसमें तो डिफेक्टिव है। जब तक बहुत सारी यूनिट बनाई जा चुकी होगी लास्ट प्रोसेस के द्वारा। तो कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन्स होना चाहिए। दो टेक्निक अवेलेबल है, जिसके द्वारा आप अपना वेटिंग टाइम और मूवमेंट टाइम को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हो। इन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, कंप्लीट एलिमिनेशन तो नहीं होगा इन दोनों प्रोसेस के भी द्वारा, लेकिन कंफर्म है बहुत इफेक्टिवली आप उसको कर पाएंगे। पहली टेक्निक का नाम है कैनबेन कार्ड। कैनबेन कार्ड एक जैपनीज टर्म है, जिसमें कैन का मतलब होता है विजुअल और बेन का मतलब होता है कार्ड। तो एक कार्ड यू कैन सी, अगर अपन इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें जैपनीज लैंग्वेज को, जो कैनबेन कार्ड है, कार्ड यू कैन सी, एक कैनबेन कार्ड की टेक्निक आप इंप्लीमेंट करेंगे ताकि WIP कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाए। वर्ड को ध्यान सुनना, मैंने मिनिमाइज नहीं बोला, WIP इन्वेंट्री कंप्लीटली एलिमिनेट हो जाएगा इस कैनबेन कार्ड से। क्या है कैनबेन कार्ड? अगेन ताइची ओनो ने दिया है। ये जो 3 लाइन की इसकी डेफिनेशन है, यही सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है इसकी, है ना। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस डेफिनेशन को अपने लेवल पे पढ़े, एक डायग्राम के थ्रू आप इमेजिनेशन करें कि ये डेफिनेशन मुझे क्या समझाना चाह रहा है, फिर मैं आपको समझाता हूं कि अल्टीमेटली इस डेफिनेशन को इस प्रकार से आपको रीड आउट करना। लेकिन बेटा मुझे आपकी रीडिंग एबिलिटी बढ़ाना है, तो जब भी कोई नया पॉइंट और टेक्निकल पॉइंट आता है, मेरी हमेशा इच्छा होती है कि पहले मैं अपने स्टूडेंट को मौका दूं, ताकि वो धीरे धीरे ये जो आर्ट ऑफ लर्निंग है ना, आर्ट ऑफ रीडिंग द क्वेश्चन, आर्ट ऑफ इंटरप्रिटिंग द क्वेश्चन, ये अभी से वो स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप अपने अटेम्प्ट के पहले 100% प्रिपेयर हो जाओगे फॉर द इंटरप्रिटेशन स्किल एंड एनालिटिकल स्किल। थोड़ी मेहनत जरूर लगती है बेटा, कभी कभी डाउन भी होता है कॉन्फिडेंस कि यार अपने को नहीं आ रहा है, मेहनत करते रहिए। कभी एक बहुत अच्छी लाइन है जो हमेशा मैं फॉलो करता हूं, कभी सुना है अंधेरे ने उजाला होने ना दिया,
बहुत गहरी लाइन है बेटा ना। कभी सुना है अंधेरे ने उजाला होने न दिया? कितने बार नहीं आएगा यार, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांचवी बार उसको आना पड़ेगा, बिल्कुल आएगा। आप गिव अप मत कीजिए, कंटिन्यू रहिए, क्योंकि ये जो स्किल सेट है ना बेटा, ऑल टुगेदर न्यू है। हाँ, अगर आई से ये सीपीटी से ही कंटिन्यू कर देता ना इंटरप्रिटेशन का बेसिक, तो अभी इस लेवल पे इतनी प्रॉब्लम नहीं आती। प्रॉब्लम आती है कि आप इंटर लेवल तक तो पूरा न्यूमेरिकल ओरिएंटेड पढ़ते हो, एकदम से न्यूमेरिकल ओरिएंटेड कम होके अब यहां पे इंटरप्रिटेशन और एनालिटिकल स्किल एकदम से आ जाती है, तो कहीं ना कहीं बच्चा अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। लेकिन लेकिन लगे रहिए। कभी सुना है अंधेरा हो ने उजाला होने ना दिया? लगातार लगे रहिए, दो बार में आएगा, तीन बार में आएगा, चार बार में आएगा, वो स्किल आपको डेवलप करना ही पड़ेगा, एंड विद इन दिस क्लास ड्यूरेशन ही डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है बेटा, तो फुल मोटिवेशन के साथ आप पॉजिटिव नोट पर लीजिए कि बिल्कुल हम मोस्टली इस पूरी लाइन को इंटरप्रेट करेंगे अपने लेवल पर। दो यहां पे टर्मोलॉजी यूज हो रही है, एक अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपने लेवल पर एक बार उसका मीनिंग निकालिएगा कि आपसे क्या मीनिंग होना चाहिए गिवन द डेफिनेशन पार्ट, फिर मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मैं 2 मिनट दे रहा हूं बेटा आपको, एक बार आप अपने लेवल पर इस डेफिनेशन को पढ़िए, जो पेज नंबर 83 में शुरुआत की 3 लाइन है, जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिया हुआ है। चलिए बेटा बोलूं अब मैं, अब दो यहां पे टर्मोलॉजी यूज हो रही है, पहले मैं उसका मतलब लिखाना चाहूंगा आपको। एक टर्मोलॉजी यूज हो रही है डाउनस्ट्रीम मशीन और अपस्ट्रीम मशीन। तो लिखिए बेटा आप अपनी कॉपी में, कैनबेन कार्ड, कैनबेन कार्ड, कॉपी में लिखिए बेटा। एक डायग्राम अपन बनाएंगे तो वहां पे अपने को इसको और भी अपने को एक्सप्लेन करना है, तो कॉपी में जरूर डेफिनेशन आप लिखिए पूरा इसको। लिखिए आप यहां पे बेटा अपस्ट्रीम मशीन, अपस्ट्रीम मशीन, इनपुट प्रोवाइडर। अपस्ट्रीम मशीन का मतलब जो हमें इनपुट देता है, इनपुट प्रोवाइडर। नेक्स्ट लाइन में लिखे बेटा डाउनस्ट्रीम मशीन, डाउनस्ट्रीम मशीन, इनपुट रिसीवर, इनपुट रिसीवर। डाउनस्ट्रीम मशीन का मतलब, ये टेक्निकल वर्ड बिल्कुल आपको यूज करना पड़ेगा, तभी जाके वो आपको मार्क्स देगा। अगर कैनबेन कार्ड के बारे में कुछ भी एप्लीकेशन पार्ट या डायरेक्ट थ्योरेटिकल पॉइंट आता है तो। अभी डायग्राम बेटा साथ में बनाइए आप, प्रोसेस कॉस्टिंग का डायग्राम है ये। एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस के लिए इनपुट होता है। मशीन 1, मशीन 2, मशीन भी चलेगा, प्रोसेस भी चलेगा, डिपार्टमेंट भी चलेगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। मशीन 3,
मशीन थर्ड का आउटपुट, मशीन वन का आउटपुट मशीन टू के लिए इनपुट है, मशीन टू का आउटपुट will be an input for machine 3 and finally जो मशीन 3 का आपका आउटपुट है that is known as finished goods. तो सबसे पहले एक काम करते हैं, अपन अपस्ट्रीम मशीन और डाउनस्ट्रीम मशीन मान लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कैनबेन कार्ड. तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ज्यादा इजी जाएगा. जेआईटी सिस्टम में जब तक एक्चुअल डिमांड क्रिएट नहीं होगी, इसको हम बोलते हैं पुल सिस्टम, जब तक एक्चुअल डिमांड क्रिएट नहीं होगी तब तक आप अपना प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं करोगे. एग्रीड. सपोज हम एक शर्ट मैन्युफैक्चरर का एग्जांपल ले रहे हैं, शर्ट मैन्युफैक्चरर का. तो आज 2 डजन शर्ट्स सोल्ड आउट हुई. तो पहले जरा बताइए, मैं जानना चाहता हूं वो अभी भी आपको कंसेप्ट याद है या भूल चुके हैं. आज कस्टमर ने 2 डजन शर्ट किया है और आपका जेआईटी सिस्टम इंप्लीमेंटेड है, ऑलरेडी जेआईटी सिस्टम इंप्लीमेंटेड है. क्या ये शर्ट हैंड टू हैंड आप अपने कस्टमर को डिलीवर कर पाए होंगे? आपने जेआईटी सिस्टम ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा है बेटा. यस. जेआईटी सिस्टम का मतलब वापस मैं रिपीट कर दूं, जीरो इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जीरो इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स ऐसा नहीं है. कुछ बेसिक इन्वेंट्री, कुछ बेसिक फिनिश गुड्स की क्वांटिटी आप हमेशा स्टॉक में रखोगे, क्योंकि कस्टमर जब भी डिमांड करेगा बिना वेटिंग टाइम के उसको आपको करना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके कॉम्पिटिटर के पास शिफ्ट हो जाएगा. 2 डजन शर्ट्स डेफिनेटली इससे ज्यादा ही हमारे पास स्टॉक में होगा. हमने ये 2 डजन शर्ट हाथ के हाथ हमारे कंज्यूमर को डिलीवर कर दिया. अब जो भी हमारा स्टॉक लेवल होता है जेआईटी में, वही हमारा मिनिमम लेवल होता है, वही हमारा मैक्सिमम लेवल होता है, वही हमारा रीऑर्डर लेवल होता है. तो कितनी डिमांड पुल हुई है? 2 डजन ऑफ शर्ट. तो कितनी शर्ट आज बनाई जाएगी? 2 डजन शर्ट्स बनाई जाएगी. तो एक काम करे, इसको मैं अगर नॉमेनक्लेचर देना चाहूं तो ये कटिंग डिपार्टमेंट, ये स्टिचिंग डिपार्टमेंट एंड ये है फिनिशिंग डिपार्टमेंट. तो फिनिशिंग डिपार्टमेंट को ऑर्डर आया कि भैया 2 वापस मैन्युफैक्चर दीजिए. किसके पास रिक्वेस्ट आ गई? फिनिशिंग डिपार्टमेंट के पास कि आपको 2 डजन शर्ट्स मैन्युफैक्चर करना है. मशीन 3 जब तक मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा जब तक उसे मशीन 2 दैट इज स्टिचिंग डिपार्टमेंट से इनपुट ना मिले. तो अब ध्यान दीजिएगा, मशीन 3 इनपुट रिसीव करेगा. तो ये है, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा, इट इज डाउनस्ट्रीम मशीन 1. डाउनस्ट्रीम मशीन 1 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि यहां पे 1 एक से ज्यादा आपको डाउनस्ट्रीम मशीन मिलेगी. तो ये डाउनस्ट्रीम मशीन 1 है. तो डाउनस्ट्रीम मशीन के लिए ये अपस्ट्रीम मशीन है, क्योंकि फिनिशिंग डिपार्टमेंट को जो इनपुट चाहिए ये इनपुट मेरा स्टिचिंग डिपार्टमेंट देगा. तो इनपुट प्रोवाइडर इफ अपस्ट्रीम मशीन, इनपुट रिसीवर इफ डाउनस्ट्रीम मशीन. क्लियर है बेटा? फिर अब स्टिचिंग डिपार्टमेंट के पास एक नोटिफिकेशन आया कि भाई हमें शर्ट, स्टिचिंग डिपार्टमेंट तक वर्क नहीं कर पाएगा जब तक इसको कटिंग डिपार्टमेंट फैब्रिक कट ना करके दे. तो अब ये भी अपने आप में इनपुट रिसीवर भी है. मशीन 2 इनपुट रिसीव करेगा किससे? मशीन 1 से. तो अब ध्यान दीजिएगा, इसको मैं नाम दे रहा हूं अब डाउनस्ट्रीम मशीन 2. डाउनस्ट्रीम मशीन 2, इसको भी इनपुट चाहिए. किससे इनपुट चाहिए? मशीन नंबर 1 दैट इज कटिंग डिपार्टमेंट से. तो ये हमारे लिए कहलाएगा अपस्ट्रीम नंबर 2. So it is not necessary that single upstream or single downstream machine. There can be numerous upstream or downstream machine, and in our case, machine 2 will play a dual role. वो upstream machine है for finishing department, वो downstream machine है for machine 1 that is cutting department. अब क्या होगा? अब मैं Kanban कार्ड बता रहा हूं. Kanban कार्ड इज अ नोटिफिकेशन कार्ड. मैं चाहूंगा डेफिनेशन बेटा आप अपने सामने रखिए जो आपके नोट्स में है, और सुनते जाइए और देखते जाइए कैसे क्या लैंग्वेज को याद करना है, रिटेन करके रखना है. द कैनबन कार्ड इज अ नोटिफिकेशन कार्ड. एक कार्ड है जो नोटिफाई करेगा, इंफॉर्म करेगा. इज अ नोटिफिकेशन कार्ड दैट अ डाउनस्ट्रीम मशीन, वहां पे वर्ड है दैट अ डाउनस्ट्रीम मशीन
sends to each machine that feed it parts. अब यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेंड टू मशीन नहीं बोला है, वर्ड इंपॉर्टेंट है ईच मशीन, मतलब हो सकता है कोई एकाध डाउनस्ट्रीम मशीन को, इनपुट रिसीवर को एक जगह से इनपुट ना आके दो या दो से ज्यादा प्रोसेस से इनपुट आता है, ही को इन्फॉर्म करेगा जहां जहां से उसको इनपुट चाहिए। तो वापस बोलिए, कैनबेन कार्ड एक नोटिफिकेशन कार्ड है जो कौन बनाता है, मशीन मतलब इनपुट रिसीवर। डाउनस्ट्रीम मशीन ये बना के किसको देता है, हर उस मशीन को जो उसको पार्ट्स देते हैं, मतलब इनपुट प्रोवाइडर को। दूसरे शब्दों में अपस्ट्रीम मशीन को ऑथराइजिंग, ध्यान दीजिएगा अब यहां पे वर्ड है ऑथराइजिंग जस्ट इनफ कंपोनेंट, ऑथराइजिंग द प्रोडक्शन ऑफ जस्ट इनफ कंपोनेंट टू फुलफिल द प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। जिस भी बंदे को ये कैनबेन कार्ड मिलेगा, अब उसके पास ऑथोरिटी आ जाती है कि बस आपको प्रोडक्शन स्टार्ट कर देना है, ही प्रोडक्शन करना है जितना कैनबेन कार्ड में मेंशन है। तो वापस एक बार बोलेंगे बेटा, तब जाके टेक्निकल डेफिनेशन रिटेन होगी। इट इज अ नोटिफिकेशन कार्ड, कौन बनाता है, डाउनस्ट्रीम के अपस्ट्रीम मशीन, किसको देता है, अपस्ट्रीम मशीन को। एक ही होगा कि अपस्ट्रीम मशीन, नहीं, एक से ज्यादा हो, इसलिए यहां पे एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ईच अपस्ट्रीम मशीन। क्या करेगा ये अपस्ट्रीम मशीन, इसका अपस्ट्रीम मशीन को जब कैनबेन कार्ड मिल जाता है, नोटिफिकेशन कार्ड मिल जाता है, तो उसके पास ऑथोरिटी आ जाती है कि अब आप प्रोडक्शन कर सकते हो। दूसरे शब्दों में, जब तक आपके पास कैनबेन कार्ड नहीं है तब तक आप प्रोडक्शन नहीं करेंगे। कैनबेन कार्ड में लिखा है जस्ट वर्ड, जस्ट इनफ, उतना ही आप प्रोडक्शन करेंगे। यहां तक डेफिनेशन खत्म नहीं हुई, यहां तक खत्म हो जाती मतलब आपकी पूरी प्रोसेस में एक डाउनस्ट्रीम मशीन होगी और एक अपस्ट्रीम मशीन होगी। लेकिन आगे वाली लाइन आपको बताती है कि प्रोसेस कंटिन्यूअस है, बीइंग ऑथराइज्ड इन टर्न बाय द नेक्स्ट मशीन फर्दर डाउनस्ट्रीम। अब फिर जो नेक्स्ट मशीन डाउनस्ट्रीम है वो प्रोसेस इनिशिएट करेगी अपने अपस्ट्रीम मशीन को, उसको ऑथराइज करेगी कि आप हमें प्रोडक्शन करके दीजिए जितना कैनबेन है। बड़ा एडवांटेज है बेटा, कोई भी प्रोसेस, कोई भी डिपार्टमेंट अब WIP जनरेट नहीं करेगा, जितनी रिक्वायरमेंट आई है उतनी ही रिक्वायरमेंट उस कैनबेन कार्ड में जो मेंशन है वही प्रोडक्शन किया जाएगा, ना उससे कम से ज्यादा। क्या आप अपनी कॉपी में डेफिनेशन ऑफ कैनबेन कार्ड, it's a notification card, सेकेंड लाइन में लिखेगा प्रिपेयर्ड बाय डाउनस्ट्रीम मशीन and sent to each upstream machine that provides input which authorize upstream machine to start production of quantity mentioned in it process continues for next machine further downstream. ठीक है बेटा, फिर तोड़ तोड़ के आप पढ़ लीजिए तो बहुत इजी जाता है मेरे हिसाब से, इसको रिटेन करना बहुत लंबे समय तक आप इसको रिटेन कर पाएंगे। इट्स अ नोटिफिकेशन कार्ड prepared by a downstream machine, sends to each upstream machine that feed it parts, which authorizes the upstream machine
to start production and the quantity mentioned in it and in turn authorized by the next machine further downstream. next भी इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, ये कंटिन्यूटी वाली आपको प्रोसीजर बताता है. इससे जो WIP आपकी इन्वेंट्री है दैट विल बी कंप्लीटली एलिमिनेटेड, उसका नामो निशान रहेगा ही नहीं. जितनी डिमांड पुल हुई है उतना ही प्रोडक्शन किया जाएगा. और कैनबेन कार्ड और भी स्ट्रिक्ट कर देता है कि आपको WIP जमा नहीं करना है, चाहे आपकी कैपेसिटी कितनी भी ज्यादा हो, उससे हमें मतलब नहीं है. आपको ओवर टाइम करना है कभी कभी तो आप ओवर टाइम करना पड़ेगा, लेकिन ये क्वांटिटी आपको इतने समय में हमें मैन्युफैक्चर करके देना ही देना है. तो अपन टॉपिक पढ़ रहे बेटा प्री रिक्विफाइड फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन. उसमें सबसे पहला पढ़ा सप्लायर, पढ़ा सेटअप टाइम, तीसरा अपन पढ़ रहे कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन. कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन में पहला टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया है एंड दैट इज कैनबेन कार्ड. अब सेकंड टॉपिक एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, और कोई कोई ऑथर इसे यू शेप मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है. देखिए क्या होता है ये, जरा ध्यान दीजिए आप. सेकेंड टॉपिक यू शेप मैन्युफैक्चरिंग, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग और वर्किंग सेल. कैनबेन कार्ड जो था वो टेक्निकल था थोड़ा उसकी डेफिनेशन, जबकि जो यू शेप मैन्युफैक्चरिंग की लैंग्वेज आपके स्टडी मटेरियल में दिया है और वही लैंग्वेज मैंने आपके नोट्स में कट कॉपी पेस्ट किया हूं, बहुत इजी लैंग्वेज है. इसके साथ अगर आप ये डायग्राम को समझेंगे ना बेटा तो इट्स वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग लेआउट, व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग. बहुत इजी जाएगा. दो डायग्राम मैंने दिए हूं, जानबूझकर प्रोसेस सेम रखा हूं. ये जो पहला डायग्राम है ये आपके ट्रेडिशनल लेआउट को इंडिकेट करता है, दैट इज नॉन जेआईटी एनवायरमेंट में हमारी प्रोडक्शन स्टेप क्या होती है ये बता रहा है. जबकि जेआईटी सिस्टम में हमें जो प्रोडक्शन करना है वो सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में करना है. तो वो ये सिस्टम बता रहा है आपको जो नेक्स्ट डायग्राम है कि सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेस वही है लेकिन फिर डिफरेंस क्या आया ये आपको बता रहा है. तो मैं चाहूंगा बेटा ये जो आपका थ्योरेटिकल पार्ट है करीबन 6 से 7 पॉइंट है इसमें सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग में, प्लस ये दो डायग्राम एक बार आप अपने लेवल पर पूरा अच्छे से इंटरप्रेट कीजिए एंड इट्स वेरी इजी. मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि मेरे बिना समझाए 80-90% आप आराम से समझ जाएंगे व्हाट डू यू मीन बाय सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग. फिर एक बार आपके द्वारा मेहनत हो जाती है फिर मैं उसको समझाऊंगा तो आप बहुत अच्छे से फिर ज्यादा चीजों को रिटेन कर पाएंगे बेटा ना. 5 मिनट में देता हूं आपको सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग के वो पॉइंट प्लस ये दोनों डायग्राम को एक बार आप देखिए. उसको पढ़ने के बाद यू विल वेरी इजीली अंडरस्टूड अप टू अ लेवल ऑफ 80-90%. ठीक है बेटा, चलिए 5 मिनट है आपके पास.
चलिए बेटा स्टार्ट करूं तो देखिए, ट्रेडिशनल फैक्ट्री लेआउट पहले समझते हैं। अपने पास टोटल ऐसे 5 डिपार्टमेंट है। इन 5 डिपार्टमेंट के द्वारा आपका फिनिश गुड्स प्रिपेयर होता है। सबसे पहले कटिंग डिपार्टमेंट में जाता है एंड द लास्ट वन इज पैकेजिंग डिपार्टमेंट। अब इस ट्रेडिशनल लेआउट में आपको ड्रॉबैक ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आपको सेल्यूलर लेआउट का बेनिफिट समझ में आएगा। प्रॉब्लम यह है, हमारे पास अलग अलग डिपार्टमेंट है जो स्पेशलाइज वर्क करते हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग वर्कर्स है जो अपने डिपार्टमेंट में एक्सपर्टाइज है। कटिंग डिपार्टमेंट वाला कटिंग में एक्सपर्टाइज है, ग्राइंडिंग वाला ग्राइंडिंग में एक्सपर्टाइज रखता है। अब प्रॉब्लम क्या है सिस्टम में, अगर आपने डिपार्टमेंट वाइज एक एक प्रो कंप्लीट किया तो आपने जो मशीन है वो बहुत हाई पावर कैपेसिटी की परचेज किया है, तो अब अगर ऑर्डर साइज स्मॉल भी आता है तो भी आपको पूरी कैपेसिटी ऑफ मशीन चलाना पड़ता है। पहला ड्रॉबैक ये। दूसरा, अगर इन कोई डिपार्टमेंट में कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए, मान के चलिए ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट में मशीन में प्रॉब्लम आ गई, तो अब जो आगे वाली प्रोसेस है ना, हीटिंग पैकेजिंग, ये प्रोडक्शन ही नहीं कर पाएगी, जबकि जो इसके पहले वाली प्रोसेस है ये प्रोडक्शन तो कर पाएगी लेकिन WIP जमा होते जाएगा। क्या बोला मैंने, सोचिए आप। मैंने बोला अगर ग्राइंडिंग डिपार्टमेंट के मशीन में या उसके वर्कर में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, स्ट्राइक पे चले जाते हैं वर्कर, तो उसके आगे वाली प्रोसेस बंद हो जाएगी क्योंकि उन्हें इनपुट ही नहीं मिल रहा है, जबकि उसके पहले वाली जो प्रोसेस है वो WIP बनाते जाएगी, जिससे कंपनी को कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। फिर नेक्स्ट रीजन एक और है ट्रेडिशनल का। पहला मैंने क्या बताया, अगर आपने स्पेशलाइज वर्क के लिए बहुत हैवी मशीनरी लेके रखा है तो JIT में प्रॉब्लम ये आएगी, अब आप यहां पे अपनी कैपेसिटी पर हर बार वर्क नहीं करोगे, जितनी एक्चुअल डिमांड पुल हुई है बस उतना ही आपको प्रोडक्शन करना है, तो उतने प्रोडक्शन के लिए भी आपको बहुत हैवी मशीनरी ऑपरेट करना पड़ेगा। पहला रीजन ये। दूसरा, अगर कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में मशीनरी की प्रॉब्लम आ जाती है, लेबर के स्ट्राइक की प्रॉब्लम आ जाती है, तो उसके आगे वाली प्रोसेस आइडल हो जाती है, जबकि उसके पहले वाली प्रोसेस WIP बनाते जाती है। थर्ड प्रॉब्लम है इस लेआउट की, एक डिपार्टमेंट के द्वारा अगर जो आउटपुट बनाया जा रहा है, WIP बनाया जा रहा है, उसमें अगर डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव जब पूरी यूनिट बन जाएगी तब वो अगला डिपार्टमेंट बता पाएगा कि यार ये तुमने प्रॉपर क्वालिटी का स्पेसिफिकेशन का नहीं बनाया। जब तक वो डिफेक्टिव पूरे 100,000 यूनिट जो भी आपने उस बैच में बनाया है सभी यूनिट पे ऑकर्ड हो चुका है, इनकर्ड हो चुका है, ये प्रॉब्लम है। अब इसका एक तोड़ निकाला गया कि अब एक काम करे, प्रोसेस तो यही होगी, कटिंग, ग्राइंडिंग, हीटिंग, असेंबलिंग, पैकेजिंग, लेकिन अब एक अपन काम करेंगे, अब एक मशीनरी बहुत हाई कैपेसिटी की ना परचेस करके अपन एक काम करेंगे, छोटी छोटी मशीनरी बहुत सारी परचेस कर लेंगे। जैसे इफ एग्जांपल में अगर मैं बात करूं तो कटिंग की अपन 4 मशीनरी परचेस करेंगे जो कंपैरेटिवली लो कैपेसिटी की होगी, और वो सेल्यूलर लेआउट 1, सेल्यूलर लेआउट 2 ऐसे जाएगा। फिर दूसरे प्रोसेस की भी अपन छोटी छोटी 4 मशीनरी खरीदेंगे, तो ऐसे एक काम होगा कि एक सेल में अब हमारा WIP नहीं बनेगा। ध्यान दीजिएगा, एक सेल में अब हमारा WIP नहीं बनेगा, एक पर्टिकुलर सेल, ये ले लो आप वर्किंग सेल 1, ये वर्किंग सेल 2, वर्किंग सेल 3, वर्किंग सेल 4, अब एक सेल हमें आउटपुट दे पाएगा। दूसरा बेनिफिट, अगर आपकी डिमांड कम पुल हुई है तो आपको चारों सेल ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है। वर्किंग सेल जितना डिमांड पुल हुई है उतनी ही वर्किंग सेल आप ऑपरेट करें। तीसरा बेनिफिट, यहां पर आप देखोगे तो बंदे, अभी अपन जस्ट नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर ही रहे बेटा, वर्कफोर्स डेवलपमेंट, इसमें आप पढ़ेंगे कि यहां पे JIT के एक प्री रिक्विफाइड है कि बंदे को स्पेशलाइजेशन नहीं चाहिए। हमें जो बंदे चाहिए हमारे JIT टीम में वो चाहिए मल्टी स्किल्ड, मतलब वो बंदा कटिंग का भी काम करे, वही बंदा ग्राइंडिंग का भी काम करे, असेंबलिंग का भी काम करे, पैकेजिंग का भी काम करे। अब हमें मल्टी स्किल्ड बंदे चाहिए, तो वही बंदा उस इनपुट को, आउटपुट को दूसरे जगह इनपुट कर रहा है, फिर दूसरे जगह वो अगेन इनपुट कर रहा है, तो इसमें अगर डिफेक्टिव कभी पाया भी जाता है तो उस पर्टिकुलर यूनिट पर ही लॉस हुआ, पूरे आपके ऑर्डर पर डिफेक्टिव नहीं हो पाया, क्योंकि आपका जो वर्कर था वही वर्कर एक आउटपुट को दूसरे इनपुट पे रखता है, फिर दूसरे के आउटपुट को तीसरे के इनपुट में रख रहा है, तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएगा कि इस यूनिट में डिफेक्टिव है या नहीं है। तो जो मेरी कैपेसिटी होती थी एक डिपार्टमेंट में एक ही तरीके का वर्क होता था, हैवी कैपेसिटी मशीनरी लगाता था, JIT बोलता है आपको ऐसा नहीं करना है, आपको जो मशीनरी है वो मल्टीपल मशीनरी प्रोसेस की परचेस करना है और एक अलग अलग सेल्यूलर लेआउट बना देना है।
इसीलिए मैंने बोला था बेटा आपको जब मैं सप्लायर पढ़ा रहा था, जेआईटी स्मॉल बिजनेसमैन की बस की बात नहीं है। एक तो सप्लायर आपको साथ कोऑपरेट नहीं करेगा स्मॉल बिजनेसमैन के साथ, दूसरा ये वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेशन अमंग मशीन में मिलेगा। सेलुलर लेआउट बनाना आज की तारीख में अपनी पूरी मशीनरी को रिप्लेस करना विथ सेलुलर लेआउट एक हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर इनिशिएटिव है जो एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन कभी भी नहीं कर पाएगी, है ना। तो इस रीजन के कारण मैंने आपको बोला था जो बिग बिजनेस टाइकॉन है उनके लिए सिस्टम बना हुआ है, क्योंकि सप्लायर भी उन्हीं को कोऑपरेट करेगा और वर्किंग सेल वाला जो कल्चर है हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, तो वो उनके पास कैपेबिलिटी है हैवी कैपिटल इन्फ्यूज करने के लिए, तो उनके लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल है। चलिए तो क्या पढ़ रहे हैं अपन, सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीआईटी सिस्टम, जिसमें कौन कौन से टॉपिक हो चुके हैं, सप्लायर हो चुका है, सेकेंड आपका सेटअप टाइम हो चुका है, थर्ड आपका कोऑर्डिनेशन ऑफ मशीन में 2 पॉइंट थे, कैनबेन कार्ड और सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग जो जस्ट अभी अभी अपन ने कंप्लीट किया। नाउ द फोर्थ पार्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वर्कफोर्स डेवलपमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मतलब सप्लायर के अलावा अगर जहां पे कंपनी फेल्यूर होती है ना जेआईटी सिस्टम में, पहला है सप्लायर के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं रहता, द वेरी फर्स्ट रीजन ऑफ फेल्यूर ऑफ जेआईटी, एंड द सेकंड रीजन इज वर्कफोर्स डेवलपमेंट, ये आपका फेल्यूर नंबर 2 रीजन है। उसके बाद फिर सेटअप टाइम, उसके बाद फिर कोऑर्डिनेशन ऑफ मशीन, मतलब वो बाद में आते रीजन। सबसे बड़े रीजन ये दो है, आपका जेआईटी सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा इन दो चीजों पर डिपेंडेंट है। द फर्स्ट वन इज सप्लायर के साथ कोऑर्डिनेशन एंड द सेकंड वन इज वर्कफोर्स डेवलपमेंट। ट्रेडिशनल सिस्टम में ये होता था, जैसे जस्ट अभी अभी जो आपने डायग्राम देखा था, एक ही डिपार्टमेंट करेगा, डिपार्टमेंट का एक ही बंदा करेगा, कटिंग कर रहा है तो कटिंग प्रोसेस ही अपना रहा है, वो असेंबल कर रहा है तो वो असेंबल ही कर रहा है। जबकि नीड ऑफ द आवर जेआईटी है कि अब हमें बंदे टैलेंटेड नहीं चाहिए, हमें बंदे स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, हमें मल्टी स्किल्ड बंदे चाहिए। सबसे पहली रिक्वायरमेंट जेआईटी की कि वो बंदा एक मशीन नहीं, एक प्रोसेस नहीं, कई सारी प्रोसेस वो परफॉर्म कर पाए, तब जाके वो हमारे जेआईटी के लिए सिस्टम तैयार हो पाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको वर्कफोर्स डेवलपमेंट में लिखना है वो ये है कि जो हमारे बंदे होंगे अब हमें उन्हें मल्टी स्किल्ड बनाना है, नॉट स्पेशलिस्ट बनाना है। मल्टी स्किल्ड का मतलब दे विल एबल टू हैंडल अ मल्टीट्यूड ऑफ टास्क, ये पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस का जो वर्क होता था ना जनरली आज की तारीख में वो आउटसोर्स होता था, या तो कोई हमारा ही डिपार्टमेंट मेंटेनेंस करता था। अब यहां पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको जेआईटी सिस्टम में। दो टाइप के हम मेंटेनेंस बोल देते हैं अब, एक है शेड्यूल मेंटेनेंस या टेक्निकल मेंटेनेंस बोल दो ज्यादा बेटर है। एक है टेक्निकल मेंटेनेंस और एक है डे टू डे मेंटेनेंस। टेक्निकल मेंटेनेंस तो अभी भी आपकी टेक्निकल टीम ही करेगी, लेकिन जो डे टू डे रिलेटेड मेंटेनेंस है अब उसके लिए उसी मशीन ऑपरेटर को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा जो उस मशीन को ऑपरेट कर रहा है, कि डे टू डे मशीन के जो भी मेंटेनेंस है दैट मेंटेनेंस शुड आल्सो बी डन बाय दैट स्टाफ जो ऑलरेडी हमें मल्टी स्किल्ड चाहिए। तो ना सिर्फ वो प्रोडक्ट बनाने में मल्टी स्किल्ड होना चाहिए, बल्कि वो लिमिटेड मेंटेनेंस या डे टू डे मेंटेनेंस भी अब उसी बंदे के द्वारा होना चाहिए। फिर डे टू डे मेंटेनेंस का मतलब बेटा कन्वेयर बेल्ट होता है मशीन को चलाने का, वो कन्वेयर बेल्ट कैसे चेंज करते हैं वो उसको आना चाहिए, उसके लिए वो मेंटेनेंस टीम को ना बुलाए। फिर नट बोल्ट एंड स्क्रू थोड़े लूज हो जाते हैं उसको टाइटन करना इसी बंदे को आना चाहिए। फिर ऑयलिंग जो ऑयल अपन देते हैं ना मशीन को वो इस बंदे को आना चाहिए। फिर इंजन ऑयल अगर चेंज करना है तो कैसे करना है ये इसको आना चाहिए। छोटे मोटे काम, जहां फिर बड़े टेक्निकल मेंटेनेंस आते हैं तो डेफिनेटली हम एक बंदे से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो ना प्रोडक्शन भी करे और मेंटेनेंस भी ना। इसलिए ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिमिटेड मेंटेनेंस। मेंटेनेंस नहीं बोला उसने, लिमिटेड मेंटेनेंस बोला है। डे टू डे रिलेटेड मेंटेनेंस अब यही बंदा करेगा। अब देखिए सोच में कितना अंतर आ गया बेटा। पहला, हमें बंदा स्पेशलिस्ट नहीं चाहिए, टैलेंटेड नहीं चाहिए, हमें मल्टी स्किल्ड वाले बंदे चाहिए। सेकंड, जो बंदा हमारी मशीन को ऑपरेट कर रहा है वही बंदा अब डे टू डे मेंटेनेंस भी वही करेगा, उस टाइप के बंदे हमें चाहिए। थर्ड पॉइंट, इंस्पेक्शन के लिए कोई अलग से डिपार्टमेंट नहीं होगा। अगर आपकी मशीन के द्वारा वो प्रोडक्ट निकला है, फिनिश गुड्स बना है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है चेक करना कि क्या ये हमारी क्वालिटी के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंगली है या नहीं। एक और काम बढ़ गया भाई साहब, अब जो बंदा है वो स्पॉट भी करेगा प्रोडक्ट एरर, फिर
उसको ये भी ट्रेनिंग आपको देना पड़ेगा कि पूरा सिस्टम कैसे फ्लो करता है, मशीन कैसे वर्क करती है, इनपुट कहां जाता है, फिर वो मशीन क्या प्रोसेस करती है, वहां पे कौन से पार्ट है, ताकि उसके माइंड में जब एक फ्लो आ जाएगा तो प्रॉपरली वो मशीन को हैंडल कर पाएगा। एंड द लास्ट ट्रेनिंग उसको देना है कि मशीन का साउंड जब भी बेटा टू व्हीलर या फोर व्हीलर खराब होती है ना, तो राउंड लेता है, से मशीन बाइक की या व्हीकल की आवाज से पहचानता है कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम कहां है। अगर मशीन में प्रॉब्लम है तो जो उसका साउंड है ना, नॉर्मल साउंड, वो कहीं ना कहीं चेंज हो जाता है। तो उस बंदे को आपको ट्रेनिंग देना पड़ेगा जो मशीन को ऑपरेट कर रहा है कि अगर इस टाइप के साउंड क्रिएट हो रहे हैं तो आपको प्रोडक्शन बंद कर देना है, आपको अननेसेसरी प्रोडक्शन नहीं करना है। हमें फर्स्ट टाइम गुड यूनिट चाहिए, हमें प्रोडक्शन वाली यूनिट नहीं चाहिए। तो उसको यह भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि मशीन में अगर कोई प्रॉब्लम है तो इस टाइप की नॉइज आती है, ये प्रॉब्लम है, तो अगर वो टेक्निकल टीम का काम है तो आप अपना प्रोडक्शन होल्ड कर दो। ठीक है बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्लायर के बाद वर्कफोर्स डेवलपमेंट का, हमें बंदे अब टैलेंटेड नहीं चाहिए, बोलिए, हमें बंदे मल्टी स्किल्ड चाहिए। मतलब वही बंदा डिफरेंट मशीन के द्वारा मुझे फिनिश गुड्स दे पाए, अब डब्ल्यूआईपी नहीं। सेकेंड पॉइंट, मेंटेनेंस। कौन सा मेंटेनेंस? लिमिटेड मेंटेनेंस, डे टू डे मेंटेनेंस की ट्रेनिंग भी अब हमें उसी बंदे को देना है। एरर को स्पॉट करने की ट्रेनिंग भी उसी बंदे को देना है। पूरा सिस्टम उसे समझाना है और उसको यह भी समझाना है कि मशीन में बड़ी प्रॉब्लम आती है तो इस प्रकार से मशीन बिहेव करती है, तो आपको अपना प्रोडक्शन वहां पे रोक देना है। ये तो हुआ बेटा वन साइडेड बात कि हर कुछ आपने चाहा अपने एम्प्लॉय से कि वो मल्टी स्किल्ड हो जाए, वो मेरा लिमिटेड मेंटेनेंस भी परफॉर्म कर दे। नाउ अब आपको उसको जो कंपेंसेशन सिस्टम है उसको आपको रिकंफिगर करना पड़ेगा। अब उसके बारे में भी सोचना पड़ेगा। अभी तक ट्रेडिशनल नॉन जीआईटी में ये होता था कि बंदे की एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब स्पीड, कम समय में अगर वो ज्यादा यूनिट बना पाता था तो हम उसे बोनस देते थे। अभी तक जो हमारा कंपेंसेशन सिस्टम होता था, हम बड़ा थे कि हमारे बंदे ने आवर्स में यूनिट बनाने को 3 आवर्स लगते हैं, बोनस देते थे हाल से रोवन प्लान के हिसाब से बेस्ड ऑन दैट स्पीड। नाउ जेआईटी सिस्टम में हमें नहीं चाहिए जल्दबाजी में काम। अगर उस यूनिट को बनाने में 2 आवर्स लग रहे तो 2 आवर्स ही ले भाई, हमें नहीं बनाना है उस यूनिट को 1.5 आवर में, 2 आवर्स ही ले। लेकिन जब भी तूने यूनिट बनाया, क्या वो फर्स्ट टाइम गुड यूनिट बनी? अगर वो फर्स्ट टाइम गुड यूनिट बनी है देन यू आर एलिजिबल फॉर बोनस। यहां पे सोच बदलना पड़ेगा आपको अपने एम्प्लॉय की। हमें एम्प्लॉय से अब स्पीड में वर्क नहीं चाहिए, उनकी नॉर्मल एफिशिएंसी पर हमें वर्क चाहिए, लेकिन एक कमिटमेंट चाहिए कि जो भी यूनिट आप बना रहे हो दैट शुड बी फर्स्ट टाइम गुड यूनिट। मैंने गुड यूनिट नहीं बोला बेटा, उसके पहले मैंने 2 एडजेक्टिव लगाए हूं, वर्ब। फर्स्ट टाइम गुड यूनिट, पहली बार में ही आपके द्वारा जो यूनिट बनी है वो बिल्कुल परफेक्ट अकॉर्डिंग टू अवर स्पेसिफिकेशन बननी चाहिए। तो यहां पे लिखा भी है बेटा, देखिए, द वर्कफोर्स का जो पेमेंट है अब हमें हाई प्रोडक्शन से शिफ्ट होके उसको शिफ्ट करना पड़ेगा हाई प्रोडक्ट क्वालिटी में। मतलब अब वॉल्यूम कितना दे रहा है उससे हमें मतलब नहीं है, तो अपना पूरा समय ले, अपनी नॉर्मल एफिशिएंसी पर वर्क कर, लेकिन जो भी यूनिट बना के दे रहा है वो फर्स्ट टाइम गुड यूनिट होना चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट वर्कफोर्स डेवलपमेंट। तो पढ़िए बेटा, आपके पास समय है, मैं आपको समय देना चाहूंगा, करीबन 3 मिनट लगेंगे इसमें। आपको एक एक पॉइंट पढ़िएगा बारीकी से पूरा वर्कफोर्स डेवलपमेंट का, और खास करके लास्ट पैरा भी कि अब आपको इसका कंपेंसेशन सिस्टम कैसे रिकंफिगर करना पड़ेगा, फिर अपन आगे बढ़ते बेटा, है ना। तो आपके पास 3 मिनट दे रहा हूं मैं।
चलिए बेटा, पढ़ लिया आपने? तो अब एक काम करते, जितना अभी तक पढ़ा उसको रिवाइज करते। 2 पॉइंट अपने पेंडिंग रहेंगे इसमें। वेरिएंस एनालिसिस बहुत ही सिंपल पॉइंट है, और अकाउंटिंग सिस्टम नथिंग स्पेशल, है ना। तो अभी अपने इस लेक्चर में आपने स्टार्ट किया जेआईटी सिस्टम की डेफिनेशन, सबसे पहले सीआईएमए के बात पे। उससे हमें 2-3 बातें पता लगती है कि जेआईटी हम चाहे तो सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए लगा सकते हैं, जेआईटी सिर्फ और सिर्फ हम चाहे तो हम प्रोडक्शन के लिए लगा सकते हैं, हम चाहे तो दोनों के लिए लगा सकते हैं। ये हमें 2 बातें यहां से पता लगती है। थर्ड पॉइंट हमें पता लगता है जेआईटी कभी भी एक्सपेक्टेड डिमांड पर वर्क नहीं करता है, दैट इज पुश सिस्टम। जेआईटी विल ऑलवेज वर्क ऑन पुल सिस्टम, दैट इज एक्चुअल डिमांड पर वर्क करता है। जितनी एक्चुअल डिमांड जनरेट होगी उतना ही प्रोडक्शन करेंगे, उतना प्रोडक्शन के लिए जितना कंज्यूम्ड होगा उतना ही रॉ मटेरियल परचेज करेंगे। मैं कई बार रिपीट कर चुका बेटा, अपन ने फर्स्ट हाफ में आज के लेक्चर में देखा था कि जेआईटी में आप बेसिक स्टॉक मेंटेन करते हो, वही स्टॉक आपके लिए मिनिमम, मैक्सिमम, रीऑर्डर लेवल सभी होता है। कस्टमर को आप तुरंत डिलीवर कर पाते हो क्योंकि आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है। लेकिन अगर प्रोडक्शन पुल नहीं हुआ, डिमांड पुल नहीं हुई, तो आप आज की तारीख में प्रोडक्शन नहीं करेंगे। प्रोडक्शन अगर डिमांड आपकी आधी पुल्ड हुई है तो आप हाफ कैपेसिटी पर ही प्रोडक्शन करेंगे। जितनी एक्चुअल डिमांड हुई है उतना ही आप प्रोडक्शन करेंगे। फिर सेकेंड पॉइंट आपने देखा क्या क्या हमें करना पड़ेगा ताकि हम सक्सेसफुली जेआईटी इंप्लीमेंट कर पाए। सबसे पहला पॉइंट था सप्लायर का। हमें हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे वर्क करने वाले सप्लायर चाहिए, हमारी डेट, हमारी क्वालिटी, हमारी क्वांटिटी। हमारे इंजीनियरिंग स्टाफ वहां पे जाएंगे, उनका पूरा सिस्टम चेक करेंगे, अगर अपग्रेडेशन, मॉडिफिकेशन चाहिए तो उन्हें सजेस्ट करेंगे। और गॉन आर द डेज की परचेज डिपार्टमेंट होता था, अब हमारे स्टोर का कंप्यूटर सिस्टम हमारे सप्लायर के कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्टेड होगा थ्रू ईडीआई, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, ताकि रियल टाइम पे सप्लायर को नोटिफिकेशन चले जाए हमें कितने रॉ मटेरियल की जरूरत है। सेकंड, सेटअप टाइम। एक बैच कंप्लीट होने पर जब दूसरी बैच स्टार्ट होती है तो उसको हम बोलते हैं सेटअप टाइम। ट्रेडिशनल दैट इज नॉन जेआईटी में हमारा सेटअप टाइम चूंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती थी कि इसलिए हमारा क्लाइंट सोचता था वो सेटअप टाइम में जितनी यूनिट बन सकती है उस बैच में पूरी यूनिट बना ली जाए ताकि सेटअप कॉस्ट पर यूनिट में कम आए। लेकिन ये चीज आपके जेआईटी में नहीं चलेगी क्योंकि जितनी एक्चुअल डिमांड पुल होगी उतना ही हम प्रोडक्शन करेंगे, तो हमें कहीं ना कहीं सेटअप टाइम को रिड्यूस करना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कैसे रिड्यूस करेंगे? हम एक वीडियोग्राफी करेंगे, उस वीडियोग्राफी को हमारी टीम बार बार देखेगी, आएगी कौन सी प्रोसेस को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस को हम मर्ज कर सकते हैं ताकि सेटअप टाइम को हम रिड्यूस कर पाए। मैंने आपको एग्जांपल दिया था एयरलाइंस का। यहां पे थर्ड पॉइंट आपने डिस्कस किया कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग मशीन, जिसमें 2 पॉइंट थे, कैनबेन कार्ड एंड सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग। कैनबेन कार्ड में 2 टेक्निकल वर्ड्स यूज होते हैं, अपस्ट्रीम मशीन और डाउनस्ट्रीम मशीन। अपस्ट्रीम मशीन का मतलब है इनपुट प्रोवाइडर, डाउनस्ट्रीम मशीन का मतलब इनपुट रिसीवर। तो एक नोटिफिकेशन कार्ड है कैनबेन कार्ड जो बनाता है डाउनस्ट्रीम मशीन और देता है अपनी हर अपस्ट्रीम मशीन को जो उसको इनपुट देती है, जिससे अपस्ट्रीम मशीन को ऑथराइजेशन मिलता है कि अब आप वो प्रोडक्शन कर सकते हो जो कैनबेन कार्ड में मेंशन है। एंड बीइंग इन प्रोसेस नेक्स्ट मशीन फर्दर डाउनस्ट्रीम, फिर ये प्रोसेस चलते जाती है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कोई भी डिपार्टमेंट अब WIP नहीं बनाता है क्योंकि जितनी डिमांड आई है वो उतना ही बना रहा है, चाहे उसकी कैपेसिटी उससे ज्यादा हो तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सेकेंड था सेलुलर लेआउट, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी हैवी पावर की नहीं परचेस करके अब वही वर्क हम छोटी छोटी मल्टीपल मशीनरी के द्वारा करेंगे। अब जो जो मशीनरी लगती है पूरा उसका एक सेट बना देंगे, उसको बोलेंगे हम वर्किंग सेल 1, फिर दूसरा सेट वर्किंग सेल 2, इस प्रकार से वर्क होगा। लास्ट आपने पढ़ा वर्कफोर्स डेवलपमेंट, हमें मल्टी स्किल्ड बंदे चाहिए, वही बंदे हमारे लिमिटेड मेंटेनेंस करेंगे, वही बंदे हमारे एरर को स्पॉट करेंगे, वही बंदे पूरे नेटवर्क फ्लो जो है उसको समझेगा वो बंदा, और उसको ये भी ट्रेनिंग दी जाएगी कि कब मशीनरी को होल्ड करना है, मतलब बंद करना है। अगर मशीन में ये नॉइज आ रहा है मतलब सीरियस प्रॉब्लम है, आप प्रोडक्शन रोक दीजिए। आपके विद इन है तो करिए, सुधारिए, नहीं तो टेक्निकल टीम का आप वेट कीजिए। चलिए बेटा बस इतना ही रखते हैं आज अपन, फिर अपन कल इस टॉपिक को और आगे बढ़ाएंगे। वेरिएंस एनालिसिस और अकाउंटिंग सिस्टम करना है, फिर इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे, और फिर बहुत इंटरेस्टिंग इसी का पार्ट चालू करेंगे न्यूमेरिकल पार्ट, जहां पे न्यूमेरिकल एबिलिटी प्लस एप्लीकेशन एबिलिटी भी लगेगी, जहां पे न्यूमेरिकल नंबर्स के आधार पर अपन अपने क्लाइंट को सजेस्ट करेंगे क्या उन्हें जेआईटी में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। ठीक है बेटा, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। तो आज के आनंद की